आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ। पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो टर्मिनेट हो गई थी तो इसके लिए इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर नैनो मैगजीन जो आप लोगों की शाम को 9 बजे आती है, अगर वो टर्मिनेट हो जाती है तो उसका अगर पार्ट आएगा, अगर कुछ ऐसी कोई कंडीशन बनती है, या फिर इसका नेक्स्ट डे आएगा, या फिर आप लोग इसको अगले ही जो नैनो मैगजीन आएगी उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। पर लेकिन अगर द हिंदू टर्मिनेट हो जाता है तो उसका आप लोगों का सेकंड पार्ट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर तो टाइम नहीं मिल पाता है, रात हो जाती है, इसके बाद में अगर सेकंड पार्ट उसका आएगा तो फिर सुबह का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, उसके बेस पर चीजें उस पैटर्न में नहीं चल पाएंगी। तो इसके लिए या तो अगले दिन 11 बजे आएगा या फिर उसी के अंदर जो अगले दिन की नैनो आएगी मैं कवर कर लूंगा। पर लेकिन हिंदू के लिए मेरे पास में भरपूर टाइम रहता है मॉर्निंग के। अगर बात करें हम लोग, अगर कुछ ऐसी कंडीशन कोई अनफॉर्चुनेट ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी बात है जो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे मेल करने लग जाते हैं सर वीडियो कंप्लीट नहीं है। तो अगर कोई ऐसा टर्मिनेशन देखने को मिलता है लेक्चर बीच में तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जो हम इन लोग यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बेसिकली आईपीसीसी के बारे में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आईपीसीसी के बारे में बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में कौन कौन सी यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में इंफॉर्मेशन देखी थी। तो इसी को आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोग को जो एडिटोरियल के अंदर दे रखा था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन यहां पर हम लोग वो देखेंगे जो बेसिकली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके अंदर क्या कोई नई बातें बोली गई हैं। इसको डिस्कस करने के बाद में काफी शानदार आर्टिकल आप लोगों को आने वाला है, वो भी आप लोगों के चक्षु खोलेगा, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, उसको भी आप लोग अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पर्टिकुलर इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर याद होगा कि क्लाइमेटिक रिफ्यूजी के बारे में मैंने अभी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, फिर से ये बोलूंगा, देखिए अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट वहां पर देखे, कई सारी चीजें देखी, किस तरीके से बाढ़ वगैरह, किस तरीके से ये सब हम लोगों ने जो इन्वायरमेंट के जो इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर देखी। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है जिसको आप लोग बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये इसकी छठी रिपोर्ट है। तो छठी रिपोर्ट में इसके 3 पार्ट आने वाले हैं। तो पहला पार्ट अभी यहां पर प्रस्तुत किया गया है, 2 पार्ट बचे हुए हैं जो कि आगे 2022 में प्रस्तुत किए जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे इसकी क्या इतनी जल्दी आ गई थी, क्या भगदड़ थी कि ये पार्ट लाना जरूरी हो गया? इसके लिए भगदड़ थी बेसिकली क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है 26, और ये 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है कहां पर? ये होगी यूके के अंदर में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये कोशिश की जा रही है कि इससे पहले जो यहां पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है क्लाइमेट चेंज के बारे में मुद्दे पर बात करेंगे, तो अगर लोगों को पता होगा कि दिक्कत क्या है तो उसका सॉल्यूशन यहां पर अच्छे से निकाल पाएंगे। यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग बोलेंगे सर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग फिर से इस तरीके से लग रहे हैं जैसे पहले लगे हुए थे, बार बार उसी पैटर्न में चल रहे हैं, तो आप लोगों को पहले कमियां देखनी पड़ेगी ना। कमियां कहां पर है? आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप लोग बेसिकली रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अपना जितने अच्छे लेवल पर आप लोग एक शेड्यूल बनाकर कवर करना चाहिए अपनी किताबें वगैरह, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, वो आप लोग कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिखने की कमी तो बिल्कुल ही है, बहुत कम बच्चे आंसर लिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये सारी दिक्कतें अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपने रिसोर्सेज देखिए, कैसे आप लोग रिसर्च करेंगे, क्या पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे, क्या आप लोगों को पता है आप लोगों का यूपीएससी का सिलेबस क्या है? तो ये सारी चीजें नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें पता चल जाएगी, तभी तो आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज क्या करता है? ये कमियां बताते हैं कि कमियां क्या क्या है। जब कमियां आप लोगों को पता चल जाएगी तो फिर आप लोग इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्लाइमेट चेंज 2021 द स्पेशल साइंस बेसिस, ये पर्टिकुलर यहां पर अभी टाइटल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, यहां पर ये बेसिकली इसका एक पार्ट है, ठीक है। 2 रिमेनिंग पार्ट यहां पर ये आप लोगों को रिलीज होते हुए नजर आएंगे 2022 के अंदर में। और नेट अगर आप लोग बात करिए जीरो एमिशन की जो बात की जाती है 2050 तक का, तो देखते हैं किस तरीके से उसको कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी 1.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो भी चीजें जो है काफी हद तक खराब तो होनी है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ह्यूज लेवल पर अभी फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईपीसीसी के बारे में अगर बात करें, कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। एवरेज सरफेस टेम्परेचर को लेकर बातें की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लेकर बातें की जाती है, इसी के साथ में कि सी लेवल बढ़ेगा, बारिश बढ़ेगी और घटेगी, हीट एक्सट्रीम हीट कितने लार्ज स्केल में बढ़ती नजर आएगी, कहीं आप लोगों को बर्फ पिघलता हुआ नजर आएगा तो कहीं बर्फ गिरता हुआ नजर आएगा। सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक फाइंडिंग भी है कि बेसिकली एशिया के अंदर क्या डालेगा, यहाँ पर इंपैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या डालेगा, और इसी के साथ में नेट जीरो एमिशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कई सारे ये मुद्दे हैं जिनको काफी डिटेल में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कवर किया गया है। तो इंपैक्ट तो जैसा मैंने बता दिया, आप लोगों को हेल्थ के ऊपर भी देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे इंपैक्ट देखने को मिलेगा?
आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर आप लोग कोई फसल उगाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वो फसल वहां पर उगेगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए एग्रीकल्चर को, एक स्पेसिफिक पानी की क्वांटिटी चाहिए, खाद की क्वांटिटी स्पेसिफिक चाहिए। अगर उनमें कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो पैदावार कम होती नजर आएगी, हेल्थ के ऊपर दुनिया भर के इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएंगे। नई नई बीमारी आज के मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिनके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं था। तो इसलिए ये जो बीमारी आ रही है ये भी हेल्थ से रिलेटेड काफी कॉन्सिक्वेंसेज बन गए हैं। किसी महान पर्सनैलिटी ने ये बोला है कि आने वाले टाइम में अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है, अगर होगा कभी तो पानी के ऊपर होगा, और उसकी संभावनाएं आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर, कहीं बहुत ज्यादा सूखा, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं बाढ़ तो कहीं साइक्लोन, कहीं पर कुछ और कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। तो ये सारे इसके इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये बेसिकली अगर आप लोग इसके बारे में बातें करिए तो ये जो बनाया गया था ये 1988 में बनाया गया था, इसीलिए 2018 में इसको पूरे 30 साल कंप्लीट हो गए थे। और जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर हुइसिंग ली इसके चेयरपर्सन है आज के डेट में। अगर बात करें ये बेसिकली काम क्या करता है, ये लोगों को ये बताता है एक तरीके से कि हाँ ये पर्टिकुलर दिक्कत हो रही है और यहां से आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ये लोगों को बताता है कि प्रॉब्लम कहां पर है। अगर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है, कोई यहां पर एक तरीके से कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, कोई लोकल गवर्नमेंट है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बोलते हैं कि यार बताओ कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को सुधार सकते हैं। तो ये बेसिकली उनको सलाह देता है कि ऐसे आप लोग सुधार सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर आप लोग देखते हैं 1700 लेकर 1800 तक आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नॉर्मल एक झलक देखने को मिलती है। उस टाइम पर जो टेम्परेचर था और आज की डेट में जो टेम्परेचर है, अगर वो यहाँ पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, मान लीजिए उस टाइम पर यहाँ पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, अब बढ़कर ये 25.5 हो जाता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आप लोग समझिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना खतरनाक कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। बर्फ पिघलते हुए नजर आएंगे, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनन देखने को मिलेंगे, कहीं बारिश तो कहीं साइक्लोन, आप लोग कहीं सूखा नजर आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सामने आप लोगों को नजर आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं इनके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, इससे पहले कि यहाँ पर त्रासदी हो जाए, तो इसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी दिया जाता है कि एनर्जी जनरेशन कैसे करनी है उसको आप लोग सुधारिए। यानी कि आप लोगों को कोयले से एनर्जी जनरेट नहीं करनी है, आप लोग को जनरेट करनी है सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, या फिर वाटर से आप लोग यूज कर लीजिए, तो ये तरीका होगा। लैंड यूज कैसे करना है आज के डेट में वो आप लोग को सुधारना पड़ेगा। हर जगह आज की डेट में कंक्रीट की लैंड आप लोग को नजर आएगी। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एक तरीके से वाटर टेबल रिचार्ज हुआ करती थी, कच्ची जमीन देखने को मिलती थी। हर जगह जब कंक्रीट आप लोग बिछा दोगे तो वाटर टेबल कैसे बढ़ेगी, और ऊपर से बोल रहे हो पानी के अंदर पानी की क्वांटिटी, जमीन के अंदर पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है, आप लोग पानी को अंदर जाने नहीं दे रहे हो, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी क्या से। तो ये समझना है, सिटी जो है उसको आप लोगों को ढंग से सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। पानी इतना ज्यादा बर्बाद हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी बर्बाद हो रही है, तो उसको आप लोग प्रॉपर वे में एक सस्टेनेबल तरीके से सिटी आप लोगों को बनानी पड़ेगी। इंडस्ट्री कैसे यूटिलाइज कर रही है, इंडस्ट्री जो पोल्यूशन फैला रही है, इंडस्ट्री जो आज के में जो हरकतें कर रही है, तो उनको भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देनी पड़ेगी ताकि इस माहौल को सुधारा जा सके। यानी कहने का मतलब है कि अपने सर पर सारी चीजें लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है, सबको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाओ कि हाँ तुम्हारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बेस पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन माइंड में होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा, उसको समझते हैं यहाँ पर, ये जिससे आप लोग कई सारी चीजें यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। इस तरीके जो आर्टिकल होते हैं, पहले आप लोग इस तरीके जो आर्टिकल होते हैं कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसके बारे में एक बार आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली ये जो है यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, पहले इसको देख लेते हैं। वुमेन के बारे में बात की जा रही है पुलिस फोर्स के अंदर। अगर आप लोगों से कोई पूछे, चलिए मैं ही आप लोगों से पूछता हूँ, कोई क्या पूछेगा, जो लड़का है वो भी जवाब देगा इसका, और जो लड़की है वो भी जवाब देगी। यानी कि एक तरीके से मेल और फीमेल दोनों इसका आंसर देंगे। जो मेल से अगर पूछे जाए क्या आप लोगों को लगता है कि पुलिस जो है उसमें वुमेन जो है वो पुलिस में अच्छी है, इनके एक तरीके से अगर वुमेन जो है इनके जो लड़की अगर पुलिस फोर्स में जाती है वो सही है या फिर गलत है, यस या फिर नो में आंसर देना है। और आप लोग इसका रीजन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यस तो क्यों और नो तो क्यों। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो, वरना यस और नो में तो आंसर जोड़ देना। अगर मैं लड़कियों से पूछूं कि क्या पुलिस फोर्स में लड़कियों का जाना सही है, तो वो क्या सोचती है इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग भी अपना आइडिया बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से, बाकी अभी जो यहाँ पर एनालिसिस है द हिंदू के द्वारा जो किया गया उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आज की डेट में पुलिस फोर्स के अंदर 2020 में अगर आप लोग बात करते हैं तो 12% इंडियन पुलिस फोर्स के अंदर आप लोगों को वुमेन देखने को मिलेगी। यानी कि जितनी भी पुलिस फोर्स है हमारी कंट्री के अंदर उसमें 12% आप लोगों को महिला नजर आ जाएगी। अगर स्टेट के बारे में बात करें तो कई सारे स्टेट ने प्रोविजन रखा है 10% से लेकर 33% तक का यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात की जाती है, पर लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एक सिंगल राज्य ऐसा नहीं है जिसने अब तक ये अचीवमेंट यहाँ पर किया हो। हायर रैंक पर अगर आप लोग जाएंगे पुलिस फोर्स के अंदर में तो 8.7 ही आप लोग को देखने को मिलेगी महिलाएं। तो ये भी दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। बोला यह जाता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश में रहते हैं तो महिला कैसे आगे आ पाएगी। अब यहां पर एक एनालिसिस किया गया, जो पुलिस मैन है यानी कि पुलिस के अंदर जो मैन है उनसे पूछा गया
तो उनके द्वारा 34% के द्वारा क्या बोला गया कि वुमेन आर इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई इंटेंसिटी केस एंड द क्राइम, यानी कि जो महिला है वो इनकैपेबल है इस तरह केस अगर क्राइम कोई आ जाता है वहां पर हैंडल करने में। तो 34% जो पुलिस के अंदर जो ऑलरेडी मेल है, यानी कि जो लड़के हैं, जो आदमी है, उनके द्वारा ये बातें बोली गई है। अब पुलिस वुमेन यहां पर खुद पुलिस वुमेन 22% ये अपने आप बोलती हैं कि हम इनकैपेबल हैं यहां पर अगर कोई हाई इंटेंसिटी केस क्राइम ऐसा आता है, यानी कि 22% तो खुद अपने आप खुद यही बोल रही हैं यहां पर बेसिकली लड़कियां कि हाँ हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, और 34% लड़के बोल रहे हैं कि हाँ ये हैंडल नहीं कर पाती है। अगर पुलिस वुमेन के बारे में बात करें तो वो यहां पर बोलती है कि एक तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अगर बोला जाए तो सिमिलर सैलरी और पर्क्स की बात अगर की जाए किसी और जॉब में तो ये तुरंत पुलिस की जॉब को छोड़कर चली जाएंगी। यानी कि 37% जो महिलाएं हैं जो पुलिस के अंदर काम कर रही हैं वो इतनी इरिटेट हो चुकी है, उनको ये लगता है कि अगर इतनी ही सैलरी और इतनी तरीके का कोई सिस्टम उनको कोई ऑल्टरनेटिव कहीं और दें तो तुरंत पुलिस की पोस्ट को छोड़कर चली जाएंगी। इसी के साथ में अगर शेयर की बात के बारे में बात करें आप लोग पुलिस का, अगर यहां पर महिलाओं का अगर यहां पर पुलिस के अंदर में, तो सबसे टॉप पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बिहार के ऊपर सब लोग क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, पर लेकिन यहां पर बिहार टॉप पर है। बिहार सबसे टॉप पर है यहां पर, जहां पर आप लोगों को 25% के करीब पुलिस देखने को मिलेगी, पुलिस फोर्स, यानी कि महिलाएं पुलिस में है 25%। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो बिहार टॉप पर है, जिसको सब लोग पिछड़ा राज्य बोलते हैं, तो यहां पर ये सबको हराकर आगे निकल गया। पर लेकिन अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में तो सबसे लोवेस्ट लेवल पर पुलिस आप लोगों को महिलाएं देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। यहां पर तमिलनाडु आप लोग देखते हैं दूसरे नंबर पर निकल कर आते हैं, पुलिस 18% है। यूपी यहां पर आता है चौथे नंबर पर, और यहां पर राजस्थान आता है बेसिकली तीसरे नंबर पर। पहले पर यहां पर है कौन? बिहार, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे पर है यहां पर राजस्थान, चौथे पर है यहां पर उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस देखने को मिलती है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम पुलिस आप लोग यहां पर नजर आएंगी महिला एज ए पुलिस के बारे में अगर बात करते हैं तो। और कुछ यहां पर अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उनके बारे में बोला जाए तो पुअर सपोर्ट के बारे में बात की जाती है, तो ये बोलते हैं कि काफी ज्यादा पुअर ढांचा है, यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ढांचागत विकास के बारे में बात करें तो पुलिस को उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जितनी नॉर्मली मिलनी चाहिए। पुलिस वुमेन जो है वो ये कहते हैं यहां पर एक तरीके से कि अपना प्रोफेशन दे देंगे, तो 37% जो मैंने अभी बताया यहां पर, इसी के साथ में पुलिस वुमेन, और यहां पर ये मैंने अभी आप लोगों को डेटा बताया जो ऊपर यहां पर दे रखा था, ठीक है, तो वही यहां पर भी लिखा हुआ है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर, जैसे आप लोग देखते हैं वुमेन इन हायर रैंक, अगर टोटल ओवरऑल पुलिस आप लोग देखें तो 12% है, पर लेकिन अगर हायर रैंक में आप लोग देखिए, यानी कि आईपीएस हो गया, आईजी बन गई, डीएसपी बन गई, डीजीपी बन गई, ठीक है, उन रैंक पर देखें तो 8.72% ही आप लोग को वुमेन देखने को मिलेगी, यानी कि नॉन गजेटेड पोस्ट में फिर भी ज्यादा है, गजेटेड पोस्ट में और कम संख्या आप लोग को यहां पर नजर आती है। अगर लड़कों और लड़की दोनों से पूछा जाए किस तरीके से यहां पर पुलिस के बारे में अगर कुछ बात करें हम लोग यहां पर, तो यहां पर काफी सिग्निफिकेंस शेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा मेंस का जॉब के अंदर में एज कंपेयर टू वुमेन। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो यहां पर महिलाओं के खिलाफ आप लोगों को नजर आएगी और मैन के फेवर में नजर आएगी। अगर ब्लू वाले की बात करें तो ब्लू है वुमेन, और येलो वाले की बात करें तो येलो है मैन। अब समझते हैं क्या बोलते हैं। बात की जा रही है यहां पर जो वर्किंग आवर है वो एक तरीके से इनफ्लेक्सिबल है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ज्यादा। तो ऐसा कौन बोलते हैं? वुमेन बोलती है 41% और मैन बोलते हैं 54%। इसका मतलब यह है कि वुमेन को फिर भी कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर मिल जाती है एज कंपेयर टू मैन। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर जो वुमेन है पुलिस फोर्स के अंदर वो इनकेपेबल है हैंडलिंग द हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी, तो 22% यहां पर महिला बोल रही है और 34% यहां पर मेल बोल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में पुलिस में बात करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, एग्रेसिव और बिहेवियर के बारे में बात करें, वुमेन के बारे में तो काफी लैक रहता है, 29% बोलते हैं और 43% बोलते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि एक तरीके से इनकैपेबल करने की बोलने की कोशिश की जाती है महिलाओं को, तो ये कई बार ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जो एसएलवी फैमिली मेंबर है जो पुलिस के अंदर में है या फिर जिनका कोई रिलेटिव पुलिस के अंदर में है, उन्होंने अगर किसी बारे में इसके बारे में कुछ बातें सुनी है तो आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर? अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोग अपनी क्या राय बताएंगे, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे। ये आर्टिकल काफी प्यारा रहने वाला है, डिटेल में डिस्कस करूंगा और चक्षु खोलेगा आप लोग का ये वाला आर्टिकल। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना है। आर्टिकल 366 यानी कि आर्टिकल 366 जो है हमारे संविधान के अंदर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करता है, यानी कि कहीं पर भी यहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में संविधान में मेंशन नहीं किया गया था अब से पहले, जब तक कि संविधान के अंदर संशोधन नहीं किया गया बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर अगर आप लोग जाकर संविधान के अंदर देखेगा तो आप लोग यहां पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ही लोग यहां पर देखने को मिलते थे। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो अभी यहां पर बेसिकली डाला गया संविधान के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखें। बाकी मैं आर्टिकल के बारे में बात करता हूं कि आर्टिकल क्या क्या बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर इसी मुद्दे पर बात की गई और बोला गया कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए तभी आप लोग समझ पाएंगे।
क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो था हमारी कंट्री में कहां से आया, ये इंदिरा साहनी के केस से आया। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट यहां पर आया था, ये इंदिरा साहनी जजमेंट, ये 1992 का था। इसमें यहां पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया और ये बोला गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके अंदर एक सेक्शन ऐसा है जो कि अच्छा खासा सेक्शन है, यानी कि उनके माँ बाप जो है ठीक ठाक सैलरी कमाते हैं, उनकी फैमिली कंडीशन काफी अच्छी है, वो दूसरों को जॉब भी दे सकते हैं, तो उनको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाए। तो यहां पर इसके चलते अभी एक इशू ये बना था, यहां पर मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा भी बोला गया कि क्रीमी लेयर को डिफाइन किया जाए। जो मॉनसून सेशन चल रहा था उस टाइम पर, तो तब भी यहां पर बातें निकल कर आई। जस्टिस रोहिणी कमेटी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वो ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन का काम कर रही है। तो यानी कि ओबीसी के अंदर भी अगर और बैकवर्ड क्लासेस है तो कोटा उनको ज्यादा मिलना चाहिए, ना कि जो ठीक ठाक परिवार है सोसाइटी में उनको मिलना चाहिए। तो यहां पर इसी के चलते जो कैटेगरी जो डिफाइन की जाएगी तो वो होगी यहां पर क्रीमी लेयर के तहत। तो इस आज की डेट में अगर किसी की इनकम जो है वो 8 लाख है, 8 लाख या फिर उससे ज्यादा है, तो वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि 8 लाख वाला ही कंडीशन यहां पर रखी गई है, और भी कई सारी कंडीशन है एक तरीके से जिनके पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। करंट थ्रेशोल्ड उनके लिए 8 लाख यहां पर रखा गया है। थ्रेशोल्ड सपोज किया जाता है कि इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि लास्ट टाइम इसको 2017 में बढ़ाया गया, तो ये बोला जाता है कि 8 लाख से काम नहीं चलता है, अब यहां पर लगभग इसको 10 लाख या फिर 12 लाख कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों की इनकम यहां पर बढ़ गई है। तो इसके चलते ये बातें देखने को मिलती है। अब किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट है काफी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है गवर्नमेंट इंप्लॉय के अंदर अगर बात करें तो अगर चिल्ड्रन ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लॉय है, यानी कि जिनके माँ बाप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर में है, तो उनकी रैंक के ऊपर यहां पर डिपेंड करेगा, ना कि इनकम के ऊपर। यानी कि उनकी इनकम कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उनकी रैंक क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको रिजर्वेशन मिलना है या नहीं मिलना है। वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, यानी कि रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली कैटेगरी में आते हैं, या फिर क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते हैं, यानी कि रिजर्वेशन मिलने की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई सा भी पेरेंट, यानी कि अगर यहां पर मां या फिर बाप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, संवैधानिक पोस्ट पर है, तो उनको रिजर्वेशन यहां पर नहीं मिलेगा। यानी कि संविधान के अंदर जो भी पोस्ट मेंशन की गई है उसके अंदर किसी भी पोस्ट पर वो चला जाता है, कोई भी पर्सन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, कोई भी स्टेट असेंबली के अंदर या फिर गवर्नर, कोई भी ऐसी पोस्ट पर रहता है, तो नहीं मिलेगा ये फायदा रिजर्वेशन का। अगर बात की जाए इफ आइदर पेरेंट, यानी कि या तो मां या फिर बाप, यहां पर दोनों में से कोई सा भी हो, ठीक है, यहां भी इफ आइदर पेरेंट, ठीक है, यहां पर डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है ग्रुप ए ऑफिसर, यानी कि ग्रुप ए की कैटेगरी में अगर आता है तो उसको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर यहां पर कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है, बोथ पेरेंट होने चाहिए अगर ग्रुप बी की कैटेगरी में हो, यानी कि सीजीएल के थ्रू अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है और ग्रुप बी की कैटेगरी की जॉब मिल गई है दो को, आप लोगों को भी और आपकी वाइफ को भी, तो आप लोगों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ पेरेंट्स एंटर ग्रुप ए थ्रू द प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन के थ्रू अगर ग्रुप ए में एंट्री करते हैं बिफोर 40 ईयर की एज में, तो उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाला जाएगा, यानी कि एक तरीके से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर 40 साल से पहले पहले ग्रुप ए की कैटेगरी में वो पहुंच गए हैं। यानी कि आप लोगों की जॉब लग गई यहां पर 26 साल की उम्र में या फिर 21 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र होते होते बी ग्रेड की जॉब से आप लोग सीधा ए ग्रेड में प्रमोशन होकर चले गए, तो आप भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आ जाओगे, आपके बच्चों को सैलरी, ये बेसिकली रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर चिल्ड्रन की बारे में बात करें, कोई कर्नल का बच्चा है, कोई हायर रैंक है यहां पर आर्मी के अंदर, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिमिलर रैंक अगर एयरफोर्स आर्मी के अंदर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और दूसरे क्राइटेरिया जो है वो भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यह है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को याद रखना है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है यहां पर, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, गवर्नमेंट के अभी प्रपोजल के बारे में बात की जा रही है कि ड्राफ्ट है कैबिनेट के पास में कि इनकम, सैलरी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी चीज, जो एग्रीकल्चर इनकम को तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, नोट इंक्लूडेड एग्रीकल्चर इनकम। क्रीमी लेयर अगर डिसाइड किया जाएगा तो किसान के बच्चे अगर हैं तो वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आएंगे। तो क्रीमी लेयर विल बी डिटरमाइन ऑल इनकम इंक्लूडिंग द सैलरी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनकम टैक्स बट नोट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर है जिसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में हम लोग, तो गवर्नमेंट बोल रही है यहां पर कि 12 लाख इसको कर दिया जाना चाहिए, और बाकी जो यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि 15 लाख कर देना चाहिए। अगर किसी की एनुअल इनकम 12 या फिर 15 लाख है तो उसको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आप लोगों को नहीं रखना है, उसके नीचे जिसकी भी होगी इनकम वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएगा। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू एक्सक्लूड द सैलरी, और एग्रीकल्चर जो यहां पर रिवेन्यू आता है कैलकुलेट करने के लिए जो सीलिंग होती है उसको आप लोगों को इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि एग्रीकल्चर कोई ऐसी फिक्स इनकम नहीं होती है, अभी बारिश पड़ रही है तो कल को यहां पर सूखा आ गया, कल को सुनामी आ गई तो सारी इनकम खत्म हो जाएगी, तो यू कांट इंक्लूड दिस इनकम इन द कैटेगरी ऑफ क्रीमी लेयर। अगर आप लोग उसको काउंट करेंगे तो उसके अंदर आप लोग सीलिंग के अंदर इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए।
तो वो तो सही है अपनी जगह, पर लेकिन रियलिटी में इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि आप लोगों से अगर क्वेश्चन की जगह आप लोग फॉर्म भरते हैं, आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन दूर करना है। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो यहाँ पर इंदिरा साहनी केस का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। तो क्रीमी लेयर बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था यहाँ पर कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड एडवांटेज है, तो उसमें बोला गया, तो आप लोग बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप लोग ओनली यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेकर अगर बोलो कि हाँ यार 8 लाख इसकी इनकम है, इसको क्रीमी लेयर के अंदर आप लोग रखोगे या फिर नहीं रखोगे, तो अकेला ये क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यहां पर इंदिरा साहनी केस के द्वारा बैकवर्ड क्लास इंक्लूड की गई है। वो सारी चीजें देखने को मिलेगा कि रिजर्वेशन डिनाई किसको करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। इंक्लूडेड सोशल बैकवर्डनेस भी यहां पर होनी चाहिए कि सोसाइटी में उनका कितना वेलफेयर है, भले ही 8 लाख कमा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर बात की जाए तो एक तरीके से क्राइटेरिया जो यहां पर रखा गया है, तो सोशल जस्टिस भी यहां पर मिलना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस पैसों का क्राइटेरिया आप लोग देखकर पुअर सेक्शन को यहां पर इस तरीके से रखोगे, तो ये अभी एक नई डायमेंशन ऐड कर रहा है। तो कोर्ट का जो जजमेंट आया यहां पर अभी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाल के लाया कि एनुअल इनकम अगर 6 लाख है किसी की, तो उसको यहां पर क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाल दिया गया। ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसके खिलाफ यहां पर ये डिसीजन आया, और कोर्ट ने बोला कि इंदिरा साहनी केस जो था 1992 का, वो खुद बोल रहा है कि यहां पर डिफरेंट क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे आप लोगों को। हायर रैंक है यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, कोई माँ बाप जो है गजेटेड ऑफिसर है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी अच्छी खासी, दूसरों को भी अगर जॉब दे रहे हैं, तो ये वाले कई सारे और भी क्राइटेरिया है, ना कि ओनली इनकम का क्राइटेरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो हरियाणा के बेस पर अगर हम लोग बात कर चले तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक और जो अदर फैक्टर है उनको काउंट ही यहां पर नहीं किया जा रहा है, उसको साइड में रख दिया गया। तो इसलिए आप लोग अकेले इसके बेस पर ये बातें कैसे बोल सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसके ऊपर तुरंत यहां पर बोला कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बोला गया है संविधान के अंदर, आर्टिकल कितना 366 के अंदर, उसको तो आप लोग कंप्लीटली इंक्लूड कर देना, आप लोग तो इकोनॉमिक के कंडीशन में ओनली पहुंच गए। अगर 50% सीलिंग की बात करें तो ये भी याद रखिएगा, क्रीमी लेयर के चलते आप लोगों को पता है यहां पर 50% सीलिंग का भी यहां पर मुद्दा निकल कर आया, ये इंदिरा साहनी केस के द्वारा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन यहां पर लगाई गई रिजर्वेशन के फायदे में, कि ऐसा नहीं कि बस रिजर्वेशन पूरी ताउम्र जो एक तरीके से आजादी के 75 साल हो गए, आगे आने वाले टाइम में आजादी के 100 साल हो जाएंगे, 150 साल हो जाएंगे, रिजर्वेशन चलता रहेगा, नहीं, उससे बाहर निकलना है। पर लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक काफी बड़ा चेंज लाया गया, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 10% रिजर्वेशन दे दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी के लिए, उसके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया। तो भले ही चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, एक तरीके से चाहे वो जनरल कैटेगरी का ही क्यों ना हो, उसके अंदर 3% रिजर्वेशन यहां पर डाला गया। तो गवर्नमेंट का ये जो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्वेशन, तो संविधान का जो था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो सिस्टम है उससे हटकर ये इकोनॉमी के ऊपर चले गए, ठीक है, जिसका कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि ये ऐसा रिजर्वेशन है कि अभी 50% तो ऑलरेडी रिजर्वेशन आप लोग दे रहे हैं, 10% उसके बाहर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 60% वाली जो सीलिंग है यहां पर, जो इंस्टीट्यूट जो यहां पर इंदिरा साहनी केस के द्वारा लगाई गई थी, उसको भी लांघता हुआ ये रिजर्वेशन यहां पर नजर आप लोगों को आता हुआ आएगा। अगर बात की जाए यहां पर इनकम जो सीलिंग के बारे में, जो 8 लाख रखी गई है, तो बोथ यहां पर ओबीसी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये एक क्वेश्चनेबल है यहां पर, क्योंकि ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट रहेंगे। तो किस बेस पर आप लोग यहां पर ये कोटा दे सकते हैं, ये भी वेरी करेगा। तो जो कंडीशन है यहां पर उसको फुलफिल करना जरूरी है। तो ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में निकल कर आया, ठीक है। तो कैसा रहा आर्टिकल, यहां पर आप लोग को बेसिकली क्राइटेरिया पता होने चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, और जितना ज्यादा क्लियर रहेंगे उतना ही ज्यादा चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर पेगासस वायरस के बारे में। मैंने कई बार इसके बारे में बताया, पेगासस वायरस जो है ये यहां पर निकल कर आता है बेसिकली कहां से, इजराइल से। इजराइल की कंपनी है, उसके द्वारा यहां पर ये पेगासस वायरस जो था ये मार्केट में निकाल कर लाया गया, जिसके चलते हम लोग यहां पर किसी के भी मोबाइल के अंदर चाहे तो ये पेगासस वायरस डालकर सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो इजराइल की कंपनी का नाम क्या था यहां पर, वो था एनएसओ ग्रुप, जिसके द्वारा यहां पर ये सारे कारनामे किए गए, जिसके बेस पर आप लोग किसी के भी मोबाइल में इसको भेजकर उसका सारा डेटा आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, इवन उसकी आवाज भी, उसका माइक फोन ऑन करके वो बातें क्या कर रहे हैं बैठकर, ये भी आप लोग जान सकते हैं। तो ये सारा काम जो था उसके ऊपर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अभी यहां पर बेसिकली बंगाल के अंदर बोला गया कि एक पर्टिकुलर एक कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हम लोग इस केस को देख रहे हैं, तो फिर तुम टांग क्यों उड़ा रहे हो, तुम भी थोड़े दिन सस्ता लो। तो ये बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। दूसरा एक काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, बेसिकली आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं सीबीआई के बारे में, ठीक है,
सीबीआई जो है आज के डेट में ये बोला जा रहा है कि उसको लैक ऑफ एक तरीके से मैन पावर है सीबीआई के अंदर, यानी कि सीबीआई जो है हमारी कंट्री की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर आप लोग कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी कि सीबीआई आज के डेट में इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसे उसको परफॉर्म यहां पर करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसके अंदर लैक ऑफ मैन पावर है, यानी कि इतनी मैन पावर नहीं है जितनी सीबीआई के अंदर होनी चाहिए, तो उसके लिए यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो लैक ऑफ मैन पावर के चलते ये दिक्कत निकल कर आ रही है, उसका सोल्यूशन निकालने की बात यहां पर की जा रही है कि पता होना चाहिए बेसिकली यहां पर किस तरीके से दिक्कत आ रही है, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो उसी के चलते यहां पर अभी सीबीआई के जो डायरेक्टर है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में, सॉरी दिल्ली पुलिस के, अभी सीबीआई के नए डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर जो सुबोध कुमार है, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल, वो नए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सीबीआई के बारे में? सीबीआई के बारे में सीबीआई का खुद का कोई ऐसा नहीं है कि इसका खुद का कोई एक्ट है, यहां पर ये स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है यहां पर बेसिकली 1946 का। ठीक है, तो इससे यहां पर ये पावर निकाल के लेकर आता है, यानी कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये खासकर दिल्ली का है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो उससे पावर लेता है। यानी कि ना तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है सीबीआई, ना ही सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कोई संवैधानिक बॉडी है, ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि पावर भी लेती है किसी और के एक्ट से। ठीक है, ये है सीबीआई जो कि पूरे देश में धमाल मचा के रखती है। तो सुबोध कुमार जायसवाल आज के में नए डायरेक्टर इसके अपॉइंट किए गए हैं। सीबीआई को 1963 में सेटअप किया गया था, ये किसके अंडर? यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर इसको सेटअप किया गया था। सीबीआई आज के डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है इसका, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जो ट्रेनिंग के अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलेगा। एक कमेटी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा जिसका नाम है सतनाम कमेटी। ठीक है, तो सतनाम कमेटी यहां पर बेसिकली बनाई गई थी 1962 में, जिसके बेस पर यहां पर सीबीआई निकल कर आई 1963 में। तो ये कमेटी भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सीबीआई काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी हमारी कंट्री में। ये सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और लोकपाल को भी अपनी हेल्प प्रोवाइड कराती है। ये सीबीआई के डायरेक्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। अपॉइंटमेंट जो किया जाता है डायरेक्टर का, वो डायरेक्ट सीबीआई इंस्पेक्टर जो यहां पर है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो कई सारे अमेंडमेंट भी किए गए। अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं यहां पर एक तरीके से चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, जो कि यहां पर किसी और जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अभी क्या होता, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहते थे उसको अपॉइंट नहीं किया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिसको अपॉइंट किया वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो इसके चलते क्रिटिसिज्म भी यहां पर देखने को मिल रहा था बेसिकली, कि एक तरीके से मतलब कि अच्छा चीज देखने को मिलती, प्राइम मिनिस्टर की यहां पर नहीं चली। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें यहां पर निकल कर आती है। सीबीआई का टेन्योर जो है नॉर्मली 2 साल बोला जाता है सीबीसी के एक्ट के हिसाब से, पर लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में कई सारे क्रिटिसिज्म होते हैं कि उनको फिक्स नहीं किया जाता है। तो ये भी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है। तो सीबीआई के बारे में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं कि यार मेरा ये पर्पज नहीं है कि मैं डिमोरलाइज करूं, पर फिर भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिनको यहां पर प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा 2014 में जब पावर में आई कि 100 दिन के अंदर अंदर सबको जेल में डाला जाएगा। तो 100 तो क्या यहां पर अभी हजारों दिन होने वाले हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। बाकी अस्थाना साहब जो है जिनको दिल्ली का बेसिकली दिल्ली के अंदर जिनको अभी यहां पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, तो वो गुजरात कैडर से निकल कर आते हैं, जबकि ये बोला जा रहा है कि दिल्ली का कैडर से ही यहां पर उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए जो दिल्ली का कमिश्नर होगा। तो उसके चलते केस पहुंच गया कोर्ट के अंदर में, तो उसकी भी सुनवाई की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, इसके लिए पहले हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जल्दी इसका सोल्यूशन निकालो। वैक्सीन सबसे पहले स्कूल के स्टाफ को दो ताकि स्कूल का स्टाफ सुधर सके, तभी तो बच्चों की वो देखरेख कर पाएंगे। तो इसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा 9 जजेस जो हैं वो अभी यहां पर क्लियर कर दिए गए। यहां पर बेसिकली आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को अभी 2 दिन पहले डिटेल में पढ़ाया था बेसिकली जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में। तो किसके बारे में डिस्कस किया था? कोलेजियम सिस्टम के बारे में। तो कोलेजियम सिस्टम यहां पर अपॉइंटमेंट का काम करता है। नॉर्मली अगर संविधान के अंदर पूछे आप लोगों से तो आर्टिकल 124 आप लोग याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट किया जाना है जज का, तो आर्टिकल 124 आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर जज का अपॉइंटमेंट करना है तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ये मैंने अब कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा, आप लोग बताएगा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। ठीक है, तो यहां पर अपॉइंटमेंट की जब बात करें तो कोलेजियम सिस्टम के अंदर टोटल मिलाकर 5 आदमी होते हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और दूसरे आप लोगों को 4 जज देखने को मिलेंगे। तो 4-5 के 5 मिलकर काम करते हैं कि किसकी अपॉइंटमेंट होनी है, किसका ट्रांसफर होना है। तो इनके द्वारा यहां पर यह सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था। अगर पूछे कि कोलेजियम सिस्टम निकलकर कहां पे आया, तो सेकंड जज केस आया था जिसके बेस पर कोलेजियम सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। अब सेकंड जज केस क्या है, किस साल का है, ये भी आप लोग बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें यार इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी आप लोग इनको भूल जा रहे हैं, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो फिर दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, ये सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। तो उससे कोलेजियम सिस्टम यहां पर निकल के आ रहा है।
जिसको आज के हम लोग फॉलो करते हैं। ये गवर्नमेंट को नाम ट्रांसफर करते हैं और फिर गवर्नमेंट उनको क्लियर कर देती है। तो 9 जज सुप्रीम कोर्ट में अगर क्लियर किया जाता है तो आज के में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34 जज हैं, यानी कि 33 तो नॉर्मल जज हो गए, एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल 34 जज हैं यहाँ पर। तो एन जो यहाँ पर हमने हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आप लोग याद रखिएगा, भूलना मत। तो यहाँ पर MNV रमन, ठीक है, तो ये आज के दिन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, आगे चलते हैं। फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है यहाँ पर अगर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोला गया है। लेकिन कई बार मैरिज के रजिस्ट्रेशन में घपला देखने को मिलता है, ठीक है, कई सारी शादी को लेकर फिर लड़ाइयां होती नजर आती है। तो अभी यहाँ पर एक कपल के द्वारा जो कि यूएसए के अंदर रहता है, उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई, तो बोला यह गया कि फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें बोली गई है। तो ये आप लोग इससे सहमत हैं या फिर नहीं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है, अभी यहाँ पर बात की जा रही है मियागंज को चेंज कर मायागंज करने की बात की जा रही है। प्रपोजल है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया, उसी पैटर्न पे कई सारी और सिटीज के नाम चेंज किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक नया पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, जो भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ये जो न्यूज थी ये रियलिटी में मुझे अंदर से जो थी थोड़ा सा दहलाने वाली लगी कि आज की डेट में अगर हमारी कंट्री में लॉ मेकर भी अगर ऐसा काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के बारे में, जो कि 2012 में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिला था। ये जिसको आप लोग यहाँ पर पोक्सो को एक्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये जो एक्ट है यहाँ पर, इसके तहत यहाँ पर भी एक एक्स MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक साहब, उनको 25 साल की जेल हो गई यहाँ पर अभी रिसेंटली, जो कि मेघालय के हैं। उनके द्वारा यहाँ पर 5 साल की एक माइनर बच्ची का रेप किया गया। समझ सकते हैं आप लोग कि ये क्या इंसान है ये, और ये MLA बना बैठा था। इसको तो खड़ा चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए और नंगा घुमाना चाहिए पूरी सिटी के अंदर में। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इसको ऊपर से क्या बना दिया, देखिए ये होते हैं हमारी कंट्री में बेसिकली दिक्कतें, हम लोग इस तरीके से आंख बंद कर लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर बात करें इस तरीके से, यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर में। कहीं ना कहीं कोई ऐसा गिल्टी पाया जाता है तो इसके अंदर तो एज ऑफ द माइनर यहां पर, तो एक तरीके से अगर बात करें यहां पर तो की फैक्टर तो रियल कई सारी चीजें कंसीडर की जाती है। तो तो यहां पर एज ऑफ द माइनर विक्टिम के बेस पर भी यहां पर जैसे जैसे एज कम होती चली जाएगी वैसे वैसे यहां पर जो सजा की क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अमेंडमेंट भी किया गया 2019 में इसके अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर डेथ पेनल्टी को भी इंक्लूड किया गया अगर चिल्ड्रन के खिलाफ कोई एक तरीके से ऑफेंस देखने को मिलता है। तो यहां पर कई सारे ऐसे प्रोविजन अब के डेट में किए जा रखे हैं। अब तो राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, एक बार बात की गई थी कि एक इंसान को एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग उसको फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पर इस तरीके से फास्ट ट्रैक डिसीजन आएंगे तो इंसान ऐसी हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे पर्सनली। आप लोगों की क्या राय है बताना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नंदी हिल। अगर आप लोगों से पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन नंदी हिल कहां पर है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये कर्नाटक के अंदर में, क्योंकि अभी रिसेंटली इस न्यूज में कि लैंडस्लाइड देखने को मिली। लैंडस्लाइड क्या होता है, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा होता है, उसकी वजह से कोई पहाड़ी काटी जाती है, उससे फिर फिसल कर आती है वो मलबा, उसका वो सारे एरिया को दाब लेती है। यहाँ पर एक तरीके से कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो नंदी हिल है यहाँ पर, कहां पर, यह है कर्नाटक के अंदर, जहां पर अभी लैंडस्लाइड देखने को मिली। तो बहुत बड़ा मुद्दा है लैंडस्लाइड भी। अभी शुगर कैन यानी कि गन्ने का प्राइस जो है बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर खासकर ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन यहाँ पर लिया गया है कि 5 रुपए पर क्विंटल यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा जो शुगर कैन का प्राइस है। ये क्यों किया गया, क्योंकि पंजाब के अंदर भी इलेक्शन आने वाले, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा 35 रुपए पर क्विंटल ज्यादा प्राइस दिया जा रहा है किसानों को। तो यहाँ पर अभी इसके चलते यहाँ पर इंक्रीज किया गया ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको बढ़ाया जा सके। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, और रीजन क्या था, प्रियंका गांधी के द्वारा भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया था, उसमें बोला गया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हमारी जो आज के दिन पंजाब गवर्नमेंट के साथ में कंपेयर नहीं कर पा रही है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस है और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी है। तो इसलिए यहाँ पर ये रस्साकशी चल रही है। चलिए, जो भी है किसानों का फायदा हो रहा है इनकी लड़ाइयों के बीच में, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर बात की जा रही है गैल ओमवेट के बारे में। गैल ओमवेट, तो गैल ओमवेट यहाँ पर कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बेसिकली है नहीं थी, रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रही। ये हमारी कंट्री में जो काम कर रही थी, ये खासकर वुमेन इंपावरमेंट के लिए, खासकर एंटी कास्ट जो मूवमेंट है, एक तरीके से सोसाइटी में जो एक तरीके से नहीं दलित कम्युनिटी है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो कई सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई। इनके जो हस्बैंड थे, इनका जो हस्बैंड है उनका नाम है यहाँ पर भारत पात्रानकर। इनके बच्चे वगैरह सब बेसिकली यूएसए के अंदर रहते हैं, पर लेकिन ये इंडिया के अंदर काम कर रही थी और 25 के करीब किताबें लिखी गई है। सबसे पहले बात करेंगे किताब के बारे में, तो कुछ नाम है आप लोगों के सामने, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। बात की जा रही है यहाँ पर कॉलोनियल सोसाइटी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, ठीक है, इन द वेस्टर्न इंडिया। इसी के साथ में सीकिंग बेगमपुर बुद्धिज्म इन इंडिया,
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर महात्मा फुल्ले, दलित एंड दो बात की जा रही है डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, इसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग कास्ट, वी विल स्मैश द प्रिजनर एंड द न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो ये कई सारी किताबों के नाम हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये राइटर हैं, अगर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में पूछा जाए कि यहाँ किस फील्ड से रिलेटेड है तो भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर गडकरी साहब के द्वारा बताया गया कि जो भी डीजल से चलाने वाली चीजें हैं उनको साइड में करो, अब थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करो। तो कार मेकिंग कंपनी को बोला गया कि आप लोग थोड़ा सा इनसे दूर रहिए ताकि और अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। वोलमोट एक ऐसी कंपनी है जो कि बोल रही है इंडिया के अंदर 1 ट्रिलियन की मार्केट देखने को मिलेगी 2025 तक का, यानी कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों को। तो इस तरीके से देखिए, तो अपनी कंट्री में हम लोग खुद ग्रैब नहीं कर पाए तो बाहर वाले इसका मजा लूटेंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बाकी कुछ बात करते हैं यहाँ पर पानी बचाओ, ये बेसिकली पानी बचाओ पैसा कमाओ, ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया सके। काफी ज्यादा स्केल पर वहां पर जो चावल की खेती की जाती है तो उसके चलते यहाँ पर ये सोल्यूशन निकाला गया कि जो भी ट्यूबवेल का कम पानी यूज करेगा उसको गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट पहुंचाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ये उदयपुर वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर में, पर लेकिन यहाँ पर जो उदयपुर है वो बिहार के अंदर में, ठीक है। तो ये कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो ये है कुछ बातें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो पहला वाला आप लोगों ने वीडियो देखा है नहीं देखा वो जरूर देखेगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा डिस्कशन कंप्लीट आप लोगों के सामने है, पीडीएफ यहाँ पर कंबाइन मिल जाएगी दोनों की, जाकर डाउनलोड कर लेना। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएगा, डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं यार लाइक कर सकते हैं पसंद आया। बाकी पीडीएफ आप लोग पता है कहां से डाउनलोड करनी है, और आप लोग क्या रेट करेंगे लेक्चर को वो जरूर बताना। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।